स्कूल्समेट्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपना न्यू सिलेबस है 2023-24 का, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है? ये जो आपके फोटो है, दोनों आपकी बुक्स हैं, ठीक है। PR जैन की बुक है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, दूसरी इंडियन इकोनॉमिक की बुक है। तो मतलब आपकी दो बुक्स हैं, है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमिक थ्योरी बुक है और मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ही है और इंडियन इकोनॉमी में पूरा का पूरा थ्योरी है। ये कुछ गाइडलाइंस है जो बेसिक की साइट पे जारी हुई थी, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारा सिलेबस स्टार्ट है। तो पहला जो हमारा पार्ट है, पहले पार्ट में हमारा इंडियन माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मतलब हम लोग पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। पहले वाला पार्ट हमारा कौन सा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो माइक्रो आप लोगों ने पहले क्या होता था 2019 से पहले कि माइक्रो और मैक्रो दोनों एक ही, मतलब कि दोनों का दोनों 12th में था। बट अब क्या कर दिया है कि माइक्रो को 11th में डाल दिया है और इंडियन इकोनॉमी जो 11th में थी उसको 12th में डाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो आर्ट्स वाले बच्चे थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों का मैथ थोड़ा सा वीक होता है, ज्यादा नहीं होता पर थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा था आर्ट्स से इकोनॉमिक्स में। की वजह से क्या किया गया कि प्रैक्टिकल और थ्योरी, जैसे कि 11th में क्या कर दिया गया, एक स्टैटिक्स की बुक डाल दी गई है, दूसरा आपका माइक्रो डाल दिया गया है। आपका जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों है। ऐसे माइक्रो में भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है, तो ठीक है। तो ऐसे इसमें कर दिया गया, इससे क्या हो गया ना कि थोड़ा सा आपको इजी कंटेंट मिल गया। तो ऐसे 12th में भी हो गया। तो 12th में जो इंडियन डाला गया था मेनली आर्ट्स के बच्चों के लिए डाला गया, क्योंकि आर्ट्स के बच्चे भी आर्ट्स विधि को लेते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि माइक्रो में भी थ्योरी है। जैसे कि माइक्रो का आप निकाल के चलो कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर छोड़ दो, फर्स्ट चैप्टर के बाद से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने के बाद से पूरा प्रैक्टिकल ही पार्ट है, उसके बाद थ्योरी कुछ है नहीं, डिमांड सप्लाई, ठीक है। ये सब चीजों की वजह से ही किया गया था। जो आपका पहला टॉप, मतलब इसमें जो पहला वो आपका नेशनल इनकम है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल जैसे कि पूरे देश की जब हम लोग निकालते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हमने क्या करा, कितना इनकम आया, कितना इनकम गया, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। उसके बाद रिलेटेड एग्रीगेट्स, रिलेटेड एग्रीगेट्स आपका नहीं आता है, ठीक है। अब नेशनल इनकम ही बस आ रहा है। मतलब नेशनल इनकम के जो 3 मेथड से वही आते हैं। कौन कौन से मेथड है? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। 3 ही मेथड है। उसके वजह से आपका मनी और बैंकिंग वाला टॉपिक है पूरा आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉय, इसमें आपके 3 टॉपिक्स है। जैसे इसमें पहला जो टॉपिक आएगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। पहला टॉपिक तो आपका इसमें ये है। इसके अलावा भी 2 टॉपिक्स हो रहे हैं, उसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपका गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। देन उसके बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। तो आपका इसमें से जो फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक है वो इसमें नहीं दिख रहा आपको। मतलब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जब हम लोग करेंसी की बात करते हैं कि जब किसी देश की करेंसी चेंज होती है तो कैसे चेंज होती है। जैसे हमारे पास इंडिया के पास डॉलर है, अमेरिका के पास रुपीज होगा, ठीक है। तो जब चेंज करते हैं तो किस रुपीज में चेंज होता है, उसके क्या मेथड्स होते हैं, उसके लिए सर्कुलर डेफिशिएट क्या होता है, ये सब चीजें कट चुकी है, अब आपका नहीं आने वाला है। तो आपका जो ये वाला टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से सिर्फ आपका एक ही चैप्टर कटा हुआ है, जो है आपका इंडियन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज के अलावा आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक आ रहा है, कुछ भी कट नहीं किया गया है। तो आपका जो दूसरा पार्ट है उसमें आपका इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी में आपसे क्या पूछेगा? इंडिया इज ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है। पहले आपका चैप्टर इंडिया इज ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, इंडिया क्या कंडीशन था। उसके बाद आपका पॉलिसीज वगैरह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाएगा। तो मतलब ये जो पहला वाला आपका टॉपिक है इसमें, जैसे कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 1990 तक, तो इसके बीच में आपका फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आपको सारे टॉपिक कवर अप करने हैं। जैसे इसमें आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक आ जाएगा, पॉलिसीज का टॉपिक आ जाएगा, उसके बाद प्लानिंग्स आ जाएगा, इंडियन प्लानिंग्स कौन कौन सी थी और हमारी कंडीशन क्या थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। फिर आपका इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गया 1991, एलपीजी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग इसको पढ़ोगे। फिर देन इसमें से इसके बाद आपका पॉवर्टी वाला चैप्टर है, तो पॉवर्टी वाला चैप्टर अब कट कर दिया गया है, पॉवर्टी वाला चैप्टर नहीं आता। तो इंडियन इकोनॉमी में आपके 2 चैप्टर्स कट हो चुके हैं, तो आप लोग लिख सकते हो रिलेटेड क्या क्या है इंडियन इकोनॉमी में। तो पहला आपका पॉवर्टी है, तो डिलीट हो चुका है, जो आपका नहीं आना है इसको डिलीट कर लो। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक भी अब नहीं आता है, तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो इन दोनों टॉपिक से क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। और मैक्रो में से आप लोग लिख सकते हो, मैक्रो में से आपका इंडियन फॉरेन एक्सचेंज, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज,
ये आपका कट हो चुका है। तो आपके मतलब टोटल मिला के दोनों बुक में से 3 चैप्टर्स कट हुए हैं। फिर आपका करंट चैनल्स ऑफ फेसिंग इन इंडिया प्रॉब्लम, ठीक है, कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को। जैसे कौन कौन से चैलेंजेस है, एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, पावर्टी, ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपैरिजन विद नेबर्स। उसके बाद आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पढ़ेंगे, इंडिया को कंपेयर करेंगे अपने जितने भी नेबरिंग कंट्री से, नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया को, इंडिया की जीडीपी को या इंडिया कंट्री को क्या करेंगे, कंपेयर करा जाएगा कि हमारी जीडीपी से दूसरे की जीडीपी में कितना डिफरेंस है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसे जितने टॉपिक्स है इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट वे में गिवन है, आपको समझ भी नहीं आएगा ढंग से अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तब देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखना, सबसे पहले जो आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम है। अगर आप लोग अपनी बुक खोल के देखोगे ना तो बुक में 4 चैप्टर्स हैं। इंडियन जो नेशनल इनकम है उसके ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के आप मतलब नेशनल इनकम के आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। तो पहला आपको थ्योरी मिल जाएगा जैसे, ठीक है। देन उस चैप्टर में आपको मेथड्स बता देगा। जैसे पहला चैप्टर क्या है आपका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको क्या बताना है, कितने तरीके के फ्लो होते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड टर्टियरी, ठीक है, सेक्टर, फोर्थ सेक्टर, तो ये सब आपको बताने होते हैं। इसमें इनकम का फ्लो कैसे होता है, ये सब आपको बताना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या टॉपिक है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद आपके कुछ मेथड मतलब डेफिनेशन है जो आपको पढ़नी होती है। कंजप्शन गुड कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, तो फिर उसके बाद आपका फाइनल गुड कौन सा होता है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होता है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ये सब जो टॉपिक्स है ना आपके, इन सब में से आपको डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, मैक्सिमम टाइम डिफरेंस आएगा। डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। देन उसके बाद एक और आपका डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। देन उसके अलावा एक और डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछेगा। तो ये जो आपका टॉपिक है ये वाला, ये पूरा थ्योरी है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। फिर आपका सेकंड चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। फिर आपको ये पढ़ना है, देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 सेक्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। 2 सेक्टर का मतलब कि जो आपकी बुक है उसमें आपको 3 सेक्टर भी गिवन होगा और 4 सेक्टर भी गिवन होगा, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको छोड़ देना है। देखो मैं 2 सेक्टर की बात करती हूँ। सबसे पहले कौन होता है मार्केट में, कंज्यूमर होता है और प्रोड्यूसर होता है। सेक्टर्स में कौन आएगा, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। उसके बाद आपको थर्ड सेक्टर पढ़ना ही नहीं है। जब हम लोग 3 सेक्टर पे आ जाएंगे तो 3 सेक्टर में कौन ऐड हो जाता है, गवर्नमेंट ऐड हो जाती है, ठीक है। फिर जब हम लोग 4 सेक्टर की बात करते हैं तो 4 सेक्टर में आपका फॉरेन आ जाता है, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आपके जो 2 सेक्टर है, 2 सेक्टर अभी आपके पास क्लास 12 तक में है। देन आगे जो बच्चे क्लास 12 के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये कॉलेज का टॉपिक है, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। इसको भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे 2 सेक्टर पढ़ना है, मतलब प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। 3 सेक्टर से अभी से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आएगा। देन 4 सेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कितने मेथड्स है, 3 मेथड्स है, वैल्यू एडेड मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है एंड इनकम मेथड है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको आगे के मेथड नहीं गिवन करें, आगे के मेथड नहीं गिवन करे तो मतलब आपको उसको नहीं पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे एग्रीगेट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। अब देखो यहाँ पे आपका जीएनपी, एनएनपी एट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ते हो, जीएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो ये जो आप लोग मेथड्स कर रहे हो तीनों के, इससे आपका क्या निकलता है, जीडीपी निकलता है, ठीक है। जीडीपी निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, ठीक है। 3 तरीके से वैल्यू एडेड मेथड है, वो लोग प्रोड्यूसर लोग उसको यूज करते हैं, मतलब क्योंकि उन्हीं लोग के पास रॉ मटेरियल वगैरह होता है तो उनका होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड भी प्रोड्यूसर का है, बट इनकम मेथड कंज्यूमर के लिए हो गया, ठीक है। बाकी दोनों अलग है, सेक्टर से अलग अलग होते हैं मेथड निकालने के। फिर आपका उसका हो गया, हाँ, एट मार्केट लेवल एंड फैक्टर लेवल, ठीक है। मार्केट और फैक्टर में अभी सब इतना मत देखो, ठीक है। उसके बाद आपका रियल इनकम एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। फिर देन आपका जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी एंड वेलफेयर। तो इसमें आके आपको आगे के मेथड नहीं पढ़ना है जी, ठीक है। इसमें आपको 3 मेथड के बाद और भी मेथड गिवन करे गए हैं, उसको कट कर लेना बुक से, ठीक है। बहुत ध्यान से, इसके अलावा भी आपको 4 मेथड और बुक के अंदर दिख जाएंगे। वो आज ही नहीं कट हुआ है, 2019 के आसपास ही वो कट हो चुका था, तो आपको उसको नहीं पढ़ना है, तो उसको आप लोग कट कर लेना, ठीक है। मतलब उसका आपको नहीं पढ़ना है तो उसको रखने, मतलब अगर नहीं पढ़ना है तो उसको क्या करना है, देख के भी बच्चे सोचते हैं कर लेते हैं, क्योंकि वो आपका हाँ सीयू सेट के एग्जाम में आता है तो बच्चे करते हैं उसको। देन आपका मनी और बैंकिंग है। मनी और बैंकिंग में 2 चैप्टर है, मनी अलग चैप्टर है, बैंकिंग अलग चैप्टर है, ठीक है। मनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं मेनली, बार सिस्टम क्या होता है, ठीक है। बार सिस्टम का आपको टॉपिक हो गया, उसको आप लोग पढ़ते हो सबसे पहले। बार सिस्टम क्या होता है, करेंसी क्या होती है,
पहले के टाइम पीरियड पे और आज के टाइम पीरियड पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मनी, मीनिंग उसका, देन उसके फंक्शंस क्या होते हैं, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, सप्लाई ऑफ मनी कैसे होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो कंपनी के पास मतलब हमारे पास जो करेंसी होती है उनको कौन इश्यू करता है, कैसे आता है हमारे पास पैसा, इकोनॉमी में जो प्राइस इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है उसका मनी से क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें आप लोग इसके अंदर देखोगे। एंड नेट डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक, जो भी आपका मतलब एक्स्ट्रा पैसा होता है आप उसको क्या करते हो, बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। तो जो बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो कम बैंक कैसे बने, बैंक को क्यों बनाया गया, बैंक का काम क्या होता है, बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीजें आप लोग पढ़ोगे। फिर उसके बाद आप मनी क्रिएशन पढ़ोगे। मनी क्रिएशन क्या होता है, बैंक कैसे आप मतलब जो बैंक है, बैंक के लिए इनकम कहाँ से जनरेट होती है, ये लोग आप पढ़ोगे। देखो आप लोग जाते हो बैंक में पैसे जमा करा देते हो, देन पैसे निकाल लेते हो, है ना, जब आपको जरूरत पड़ती है निकाल लेते हो। पर आपको यहाँ पे ये पढ़ना है कि जब फिर बैंक है क्यों, गवर्नमेंट के पास बैंक बैंक मतलब जो गवर्नमेंट है, बैंक है, बैंक के पास पैसा कैसे आता है। आप लोग क्या करते हो, जो पैसे आप लोग जमा करते हो बैंक में, बैंक क्या करती है उस पैसे को आगे लोन दे देती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग अपने 100 रुपए जमा करें, 100 रुपए का 80% वो क्या कर देगी, लोन में दे देगी, और 20% अपने पास रखेगी। क्योंकि आप लोग कभी अगर आपने पैसा जमा करा है तो बैंक को ही पता है कि अगर आपने आज ही जमा करा है तो कल जाके पैसा नहीं निकालोगे, अज्यूम करके चलती है। और देन बैंक के पास डेली पैसा आता है पैसा जाता है, इसलिए वो क्या करती है, डालती रहे, मतलब ठीक है, मतलब लोन देती रहती है। तो बैंक का 80% जो पैसा होता है वो लोन में चला जाता है। इसके लिए सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, वो जो आरबीआई है वो डिसाइड करती है कि कोई सा भी कमर्शियल बैंक कितना लोन दे सकता है कितना नहीं दे सकता, ठीक है। फिर आप लोग देखो यहाँ पे पढ़ोगे सेंट्रल बैंक, अभी आपको बताया मैंने आरबीआई के बारे में, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। देन उसके बाद आपका बैंक, आपको देखो यहाँ पे लिखा है एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ काम होते हैं क्या, मतलब क्या वर्क होते हैं, बैंक ऑफ इशू, ठीक है। उसके बाद बैंकर्स बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जैसे कि आप मान के चलो कि अगर लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी, लोन की कम होगी। तो जब डिमांड कम होती है लोन की, तो वो जो आरबीआई वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट कम कर देता है ताकि डिमांड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। फिर उसके बाद रिजर्व रेशो, रिजर्व रेशो क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, फिर उसके बाद एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है, जब जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो इसको रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देती है, कोई भी कमर्शियल बैंक जब आरबीआई को लोन देगी तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। फिर आपका उसका ओपन मार्केट ऑप्शन हो गया। ओपन मार्केट ऑप्शन मतलब ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें सेलर और परचेजर कौन होता है, गवर्नमेंट और बैंक। तो उसके बाद है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है आपका, कि जैसे कि आपने जैसे कि आप सिक्योरिटी रखते हो बैंक के पास, तो जितने का आप पैसा लेते हो बैंक उससे ज्यादा का सिक्योरिटी आपसे रखवाती है। तो जो आप सिक्योरिटी रख रहे हो और जो आपको पैसा मिल रहा है उस दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। फिर आपका थर्ड यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें आप लोग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ोगे। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने माइक्रो में पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। मतलब हम लोग माइक्रो पढ़ रहे थे, माइक्रो का मतलब होता है 1%, जब आप 1% की बात करते हो। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, जब आप पूरी होल इकोनॉमी की बात करते हो। तो एग्रीगेट का मतलब सारे लोगों की डिमांड एंड उसके कॉम्पोनेंट्स वगैरह पढ़ोगे। देन मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेव। उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, आउटपुट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ोगे, उसके मैकेनिज्म्स पढ़ोगे, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉल्युंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक चीज और पढ़ोगे इसमें, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड। जब डिमांड ज्यादा होती है, जब डिमांड कम होती है, उसके उससे क्या प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी को, ये आप लोग पढ़ोगे। इसके बाद मेजर्स टू करेक्ट देम चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब उसके बाद आप लोग मेजर्स पढ़ोगे टैक्सेस में, मतलब जो मतलब क्या होता है जब डिमांड बढ़ती है घटती है तो किस चीज में चेंज आता है, टैक्स में चेंज आता है, और मनी सप्लाई में चेंज आता है। तो ये सब चीजें आप पढ़ोगे। उसके बाद आपको गवर्नमेंट बजट है। गवर्नमेंट बजट मतलब जो भी गवर्नमेंट का बजट होता है हर साल जारी होता है, उसका मेन मोड मतलब हर साल क्या आप लोग पढ़ते हो, जो बच्चे सुनते होंगे बजट को, उसमें क्या देखते हो आप, सरप्लस, डेफिशिएट, हाँ, मतलब ये सब क्या होता है। तो ये सब आप लोग देखोगे, जैसे गवर्नमेंट बजट में क्या है आपका, मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, ये सब तो आपसे नहीं पूछता है। इन सब में जितना भी आपका थ्योरी पार्ट है ना उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, सिंगल एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, इसकी आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा। क्योंकि आगे जो फॉर्मूला है उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टू टाइप्स का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस कैसे करते हैं, सरप्लस क्या होता है, डेफिशिएट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग निकालते हैं क्या, मैंने बोला कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू इनकम, ठीक है, रेवेन्यू रिसीव जो भी है, जब जीरो पे हो जाएगा तो मतलब आपको कुछ भी सरप्लस या डेफिशिएट नहीं हुआ है। फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। जब वो आपका जीरो हो जाता है तो वो आपका बैलेंस में होता है, पर ये कभी भी नहीं होता इकोनॉमी में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज जीरो हो जाए, जीरो कभी भी नहीं होता है, या तो एक्सेस होगा, या तो सरप्लस में जाएगा, या तो डेफिशिएट में हो जाएगा, जैसे इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग देखोगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद देखो, ये हमारे यहाँ पे जो कंटेंट्स है यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, मतलब इसमें आपने क्या नहीं देखा, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज, तो आप लोग कट कर लेना चैप्टर को, वो आपका चैप्टर पर नहीं आने वाला है, ठीक है, तो उसको कट कर लेना। और उसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में आपका क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पढ़ोगे आप लोग, एंड द इकोनॉमी रिफॉर्म पढ़ोगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका आपको जो चैप्टर नंबर 1 है, इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, सबसे पहले तो आपका यही है कि उस टाइम पे हमारा मतलब कैसे था, मतलब कंडीशन क्या थी हमारे देश की, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में क्या है, हमारे मेजर 5 ईयर प्लान्स, चैप्टर तो यही है कि प्रॉब्लम क्या थी इन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, सेकंड चैप्टर है, इसको कम करने के लिए हमने क्या करा, 5 ईयर प्लान्स बनाए, तो उसके मेन फीचर्स क्या थे, कौन कौन सी प्रॉब्लम आई इसको भी करने के लिए, फिर देन उसके बाद पॉलिसीज वगैरह आप लोग पढ़ोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, क्या क्या प्रॉब्लम थी उसको, देन उसके बाद आप लोग आईपीआर वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, एंड फॉरेन ट्रेड, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस है, ठीक है, 1991, तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे मतलब एलपीजी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, कब आया, कैसे आया, कौन लेकर आया, उसमें क्या किया गया था, ठीक है। उसमें आपका फीचर्स है, लिबरेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोस्ट्रेशन एंड जीएसटी, ठीक है। जीएसटी का टॉपिक पहले नहीं था, ये न्यू ऐड किया गया है, ठीक है। आप लोग अगर पुरानी बुक उठा के देखोगे या ये वाला भी कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको पुरानी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये नई बुक्स में मिलेंगे आपको। जिन बच्चों के पास नहीं है नई बुक, तो वो लोग इस कंटेंट को या तो कॉपी पेस्ट करा लेना, या तो देख लेना, ठीक है, कहीं से भी देख सकते हो। उसके बाद करंट चैलेंजेस कौन कौन से थे जो इंडिया को फेस करने पड़े, तो क्या क्या थे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन को कैपिटल कैसे बनाया जाए, हम लोग अभी है एज अ स्टडी पीरियड टाइम पीरियड में है, ठीक है, अभी वो कुछ अर्न नहीं कर रहा है, तो कैपिटल बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे एजुकेशन सेक्टर में डेवलप करना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर में डेवलप करना पड़ेगा, या तो इंटर्नशिप्स कराना पड़ेगा, तो इस सब चीजों को आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द एजुकेशन डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट को कैसे आप लोग डेवलप करोगे, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया की 70 to 80% पॉपुलेशन तो रूरल एरियाज में रहती है, 80% से ज्यादा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इन सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए, की इश्यूज क्या थे, ट्रेड एंड मार्केटिंग पढ़ोगे, इसके बाद आप लोग ये देखोगे कि रोल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर्स क्या थे, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पढ़ोगे, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब पढ़ोगे, मतलब इसमें आप लोग ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ये सब पढ़ोगे। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट आ गया, ये सबसे मेन इशू है। उसके बाद आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसकी करंट की सिचुएशन को देखते हुए, हम लोग अपनी नीड्स को पूरा करते हुए, हमारे मतलब हमारे रिसोर्सेज भी ना, मतलब रिसोर्सेज आज भी रहे, देन आने वाली जनरेशन भी इसको देख सके, ठीक है, मतलब इतना ही उसको यूज किया जाए। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, इसमें आपको कंपेयर करना है, ठीक है? लिखा है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ठीक है, इंडिया चाइना हो गया, ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, मतलब बताना है आपको इसमें, ठीक है, कि इंडिया चाइना कैसे होगा, उसके मतलब कंपेयर में बताना, जीडीपी वगैरह हो गया, ठीक है। देखो अब आगे, इन दो ही कंट्रीज का है, इंडिया पाकिस्तान का है, इंडिया चाइना का है, मतलब आपको दो ही पढ़ने हैं, इसके अलावा मत पढ़ना। फिर उसके बाद इसके इन दोनों कंट्री को आपको किस बेस पे, मतलब बेसिस क्या है, मतलब कंपेयर करने के, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टर डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब बेसिस पे क्या करना है आपको, मतलब कंपेयर करना है दोनों कंट्रीज को, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वेटेज है, ये कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितने कितने आएंगे, ये सब देखना भी आपको। उसके बाद देखो, ये सब आपके प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स में आपको क्या क्या बनाना है, जैसे टॉपिक्स हैं सारे, ठीक है, जो बच्चे भी मतलब कोई सा भी टॉपिक लेके, ये मतलब इसके अलावा आपको कोई बाहर का टॉपिक नहीं लेना है। पहले क्या होता था ना कि आपको बुक में से ही बनाना होता था डायग्राम, बट मतलब प्रोजेक्ट वगैरह, बट अब ऐसा नहीं है, सीबीएसई ही जारी करती है कि उसमें आपको कौन कौन सा बनाना है। उसके बाद आप लोग बुक देख लो कौन कौन सी है, एक तो आपकी संदीप गर्ग की बुक है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए,
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए 2 बुक्स आती हैं आपकी, मतलब अच्छी बुक है, मतलब और भी राइटर्स की बुक आपको मिल जाएंगी, बट मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग चाहे तो संदीप गर्ग से पढ़ लो। संदीप गर्ग भी ठीक है, संदीप गर्ग की, या तो डॉक्टर दीपाश्री की तो अब नहीं चलती है, ठीक है, तो इसकी संदीप गर्ग की पढ़ सकते हो। सचदेवा की बुक आती है, सचदेवा के थोड़े से कंटेंट्स इतने अच्छे नहीं है, बट संदीप गर्ग का ले लो, या तो टी आर जैन का ले लो, तो टी आर जैन में भी इतना नहीं है। आपको सजेस्ट करूंगी कि मैक्रो के लिए आप लोग संदीप गर्ग को ही रखो, संदीप गर्ग बेस्ट है। या तो जिस बच्चों के पास डॉक्टर दीपाश्री की बुक है तो डॉक्टर दीपाश्री को रेफर कर लो, डॉक्टर दीपाश्री की बुक अच्छी है, और अब इसका नया कंटेंट नहीं आता है अब, ठीक है, तो जिसके पास पुरानी बुक है वो लोग उससे ही पढ़ सकते हैं, दूसरा कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और आपको उसका न्यू कंटेंट नहीं मिलेगा। तो इसके बाद आपकी दूसरी बुक कौन सी है वो आपको दिखा देती हूँ। एक तो बुक यहाँ, इसमें कंटेंट देखो आप लोग, ऐसा कंटेंट मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपको ऊपर बताया था चैप्टर का नेम, एक बार मैं टिक भी कर देती हूँ ताकि आपको पता है। देखो, इसका पहले चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, फिर उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, दोनों टॉपिक है आपका, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड मनी मल्टीप्लाई एंड एक्सिस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड। उसके बाद आपको गवर्नमेंट बजट आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा आ रहा है, ठीक है, ये आपको पूरा मतलब इसमें कंटेंट कुछ नहीं कटा हुआ है, पूरा आपको देखना है इसको, ठीक है। देन आपकी दूसरी बुक कौन सी है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की बुक है, इसके लिए आप लोग टी आर जैन की बुक रेफर करो, ठीक है, मतलब इसको परचेज कर सकते हो। इसके लिए आप लोग संदीप गर्ग का मत पढ़ना, संदीप गर्ग का कंटेंट बहुत ज्यादा है, बुक तो अच्छी है वो, पर उसमें बहुत डीपली लिखा हुआ है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी जो टी आर जैन की बुक है, इसमें कंटेंट क्या है, इजी वे में गिवन है, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी है। आप लोग इंडियन इकोनॉमी के लिए टी आर जैन की बुक रेफर कर सकते हो, जिसका न्यू वाला एडिशन है वो ले लो, पुराने वाला नहीं, न्यू वाला ले लो, ठीक है। जिसके पास पुराना है वो लोग भी ले सकते हैं, मतलब पुराने वाले से ही पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ चेंज तो होता नहीं है, कि मैं आपको कंटेंट एक बार बता देती हूँ कि आप लोग गलती ना करो टिक करने में, ठीक है। इधर देखो, तो पहला आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में तो कुछ नहीं है, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, ठीक है, वही सब आपके हैं, सारे टॉपिक्स हैं, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखो, तो था आपकी दोनों बुक, उसके कंटेंट्स, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोग को, इसके अलावा आपका मेथड से ही कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग देख सकते हो कि इसके लिए आप मतलब 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आने वाला है। देन दोनों बुक की जो वेटेज होती है 40-40 मार्क्स की होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बुक की वेटेज ज्यादा दूसरी बुक की वेटेज कम है, दोनों बुक की वेटेज क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। मैं वीडियो खत्म करती हूँ, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी बच्चों को भी वीडियो देखें, उनको भी कुछ हेल्प हो जाए।